डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इंजीनियर आज़ाद सिद्दीकी और आज के इस सेशन में मैं बात करूंगा बीएससीबी क्लास 12th क्वार्टरली एग्ज़ाम जुलाई 2026 फिज़िक्स के पेपर की। इसमें हम लोग वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव को मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो यहाँ पे अंत तक बने रहें और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इन अ वैक्यूम इज एफ इफ द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर देन द फोर्स विल बी। कह ये रहा है कि दो चार्जेज के बीच एयर में लगने वाला यानी वैक्यूम में लगने वाला फोर्स एफ है। अगर उनके बीच एक एप्सिलॉन आर का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो फोर्स कैसे चेंज हो जाएगा। तो देखिए, एक छोटा सा मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी क्या करता है, फोर्स को उतने गुना घटा देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर दो चार्जेज को एयर में या वैक्यूम में रखा गया है, उनके बीच लगने वाला फोर्स है एफ। अगर उन्हें उतनी ही दूरी पे उन्हीं चार्जेज को उठा के अगर पानी में डाल दिया जाए तो चूँकि पानी का एप्सिलॉन आर 80 या 81 होता है तो उसी फोर्स को 80 या 81 गुना कम कर देगा। सो हम लोग क्या करते हैं, सीधे एफ को एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देते हैं और फॉर्मूला ये होता है एफ फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम और ये होता है एप्सिलॉन आर के बराबर। यहीं से हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला लेके आते हैं। ठीक है, अब एफ एम को शिफ्ट करो, क्रॉस शिफ्टिंग। सो फोर्स इन मीडियम हो जाएगा एफ ए और बटे में आ जाएगा एप्सिलॉन आर एंड दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो इसके हिसाब से आप जाइए तो पहला ऑप्शन आपका सही होता है। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन। ठीक है, यानी के टाइम्स क्या होता है, घटा देगा फोर्स को के टाइम्स, जिसको हम लोग एप्सिलॉन आर कह रहे हैं, एप्सिलॉन आर को हम लोग के भी कहते हैं, तो के टाइम्स घटा देगा फोर्स को। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने पे फोर्स घट जाएगा, वो भी के टाइम्स। क्लियर है, और मैक्सिमम फोर्स दो चार्जेस के बीच एयर में ही होता है। डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अल्फा पार्टिकल इज सिचुएटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज़। तो देखिए, बोल रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल को 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और बोल रहा है कि इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए, इसको समझा देता हूँ मैं। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल को रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है 15 × 10⁴। ठीक है, और ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अल्फा पार्टिकल का चार्ज आपको चाहिए। जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, यानी इस पर एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज, और वो होता है F = QE के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे जो Q है वो अल्फा पार्टिकल का चार्ज। तो मैं आपको बताऊँ, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। तो हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम क्या है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जब आप हीलियम में से इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हो जाएगा He+, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकाल देंगे तो हो जाएगा He++। ठीक है, अब ये जो बच जाएगा ना, यानी हीलियम का न्यूक्लियस, वो बन जाएगा अल्फ़ा पार्टिकल। और अल्फ़ा पार्टिकल पे में अब क्या बच गया, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए 2 प्रोटॉन का चार्ज ही अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज होता है। और अगर मास की बात करूं तो न्यूट्रॉन पे भी लगभग उतना ही मास होता है जितना प्रोटॉन पे। तो चारों के मास को मिला के हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल का मास। तो यहाँ हमको मास की ज़रूरत नहीं है, वी नीड द चार्ज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। द चार्ज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल होता है 2 प्रोटॉन का चार्ज, तो वो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 प्रोटॉन का चार्ज होता है, और 2 प्रोटॉन का चार्ज तो 2 से गुणा करने पे हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, और इनटू में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ये कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा न्यूटन, चूँकि फोर्स है। अब देखिए,
ये F इक्वल टू हो जाएगा 3.2 में 15 से गुणा करने पाएगा 48, और बेस सेम है तो पावर को जोड़ दिया जाएगा। तो 10 का पावर -19 में से 4 निकल गया, तो 10 का पावर हो जाएगा -15। ठीक है, यानी F आया हमारा 48 इंटू 10 टू द पावर -15। अब चूंकि ऑप्शन में 4.8 दिया है, तो अगर मैं 48 को 4.8 बनाऊं, ठीक है, तो एक 10 यहाँ से फ्री होगा और 10 का पावर 1 घटा दूँ -15 में से, तो हो जाएगा 4.8 इंटू 10 का पावर -14 न्यूटन। सो डैट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो अगर हम लोग 10 का पावर, इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए कौन सा, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -14 है ना, ऑप्शन नंबर सी है ना। तो जिस लड़के का उसने गलत मारा है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि एकदम आराम से एक एक क्वेश्चन किया जा रहा है, सो इट विल टेक सम टाइम, सो बेयर विथ मी। तीसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग निगेटिव मान के चलते हैं, इसीलिए माइनस के साथ जाएंगे। ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, तो निगेटिव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। सो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़, चौथा क्वेश्चन देखेंगे, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज, धारा का एसआई मात्रक। तो धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। सो करंट का एसआई मात्रक एम्पियर, और एम्पियर बनता कैसे है देख लीजिए, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी ऊपर है चार्ज तो कूलम और नीचे है टाइम तो सेकंड, और कूलम पर सेकंड को ही हम लोग कहते हैं एम्पियर। ठीक है, सो करंट का यूनिट क्या बना? एम्पियर, और एक्चुअली में होता है ये कूलम पर सेकंड है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स। देखिए, पैरेलल में कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जोड़ेंगे ना, मान लो एक 2 का एक 3 का है तो बढ़ जाएगा ये। ठीक है, सो बढ़ती है यानी इंक्रीजेस। डन, पैरेलल में, सो पैरेलल में बढ़ जाता है, कैपेसिटर में है ना, रेसिस्टर में घटता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो देखो, इसका दो आंसर होता है, एक न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है F अपॉन क्यू, तो यहाँ से हो गया न्यूटन पर कूलम, और एक फार्मूला है -dV अपॉन dr। तो यहाँ से देखिए, ऊपर वोल्ट नीचे डिस्टेंस है तो वोल्ट पर मीटर, तो दो फार्मूला होता है, चाहे आप न्यूटन पर कूलम लिखिए या वोल्ट पर मीटर। ठीक है, देख लीजिए। तो ये हुआ, और ये क्वेश्चन देखने के बाद जो बच्चे पढ़ रहे हैं हम लोगों से क्लास में, वो ये 100% समझ गए होंगे कि आप जब फाइनल एग्जाम में जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं और कौन सा क्वेश्चन छोड़ दूं। कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं है, सब एकदम जो ऑब्जेक्टिव मैं PYQ भेजता रहता हूं या क्लास में बताता हूं, सब वही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि है। तो देखो, अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा है आपसे, तो स्केलर वेक्टर, एक्सेलरेशन है वेक्टर, फोर्स है वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर, पोटेंशियल स्केलर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों के दोनों स्केलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल है यानी विभव, ये स्केलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का वैद्युत विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा चालक है, कंडक्टर है। सो अर्थ इज ए गुड कंडक्टर। तो हम लोग अर्थिंग वगैरह के लिए भी तार डालते हैं, मालूम है आपको, अच्छा कंडक्टर है अर्थ। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टेकन टू बी 0 बिकॉज द अर्थ इज ए गुड कंडक्टर। सो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी देती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ चार्ज। हाँ, बिल्कुल बताता है। प्लस रहेगा तो बाहर जाता हुआ, माइनस रहेगा तो अंदर आता हुआ। तो ये अगर प्लस बाहर जा रहा है मतलब प्लस है, अंदर आ रहा है मतलब माइनस है, तो नेचर बता रहा है। जहाँ ज़्यादा लाइन बना दोगे वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाएगा, जहाँ कम लाइन रहेगा या दूर दूर रहेगा तो वहाँ कम स्ट्रेंथ दिखाएगा, यानी स्ट्रेंथ भी दिखाता है, डायरेक्शन भी दिखाता है। प्लस से शुरू होता है और माइनस पे ख़त्म होता है। सो इट शोज डायरेक्शन एज वेल। सो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दिस। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन यानी के का वैल्यू पूछ रहा है। एकदम सही ऑप्शन लगाया गया है, 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन एक बात आप लोग और याद रखिए, यहाँ से के का वैल्यू 1 भी होता है, लेकिन अगर CGS में पूछेगा तो
यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1 भी होता है अगर CGS में पूछा जाए, और SI में ये होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर 70 ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करते हुए लगभग 140 ऑब्जेक्टिव 150 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको बताते चलूँगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 नैनो फराड बराबर, नैनो का मतलब 10⁻⁻9 होता है, और फराड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, तो 1 × 10⁻⁹ फराड है ना, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। अभी ऊपर बताया था E = F/Q होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, सही लगाया ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समविभव पृष्ठ पर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होता है। तो देखो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट मान लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से जितना पोटेंशियल है R है ये, तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर KQ/R होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा, ठीक है। जितना पोटेंशियल इधर, चूँकि ये R है तो ये भी R है, ये एक स्फीयर है, ठीक है। अब मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर, इसको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर, लो यहाँ पर A, और एक पॉइंट है यहाँ पर कहीं पे, चलो यहाँ मान लेते हैं B, ठीक है। यहाँ पर यहाँ का पोटेंशियल है VA, यहाँ का पोटेंशियल है VA, और ले जा रहे हैं यहाँ पर B तक। तो हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो लिखेंगे क्या इसको, VB माइनस VA = वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो किसी चार्ज को ले जा रहे हैं तो पर यूनिट चार्ज लिखेंगे, ठीक है। अब B का पोटेंशियल और A का पोटेंशियल दोनों तो सेम है, क्योंकि जितना पोटेंशियल यहाँ का है उतना ही पोटेंशियल यहाँ का है। तो ये VB - VA दोनों सेम पोटेंशियल पे है, तो 0 = W/Q, और Q को ले जाके इधर गुणा करो तो W = क्या हुआ, 0। तो आप बस याद रखिएगा 0 × Q करोगे 0 आ जाएगा। तो आप क्या याद रखोगे कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो किया गया वर्क डन होता है वो 0 होता है। तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, देख लो। तो ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है या परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, तो इसका ऑप्शन हो गया 0, है ना, 0, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज। तो देखो ये गलत मार दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस, लेकिन जब हम लोग डायपोल बनाते हैं तो -Q से +Q लेते हैं, है ना। बीच का डिस्टेंस सेंटर से इधर L और इधर L दोनों मिला के 2L, और हम लोग डायरेक्शन लेते हैं -Q से +Q की तरफ। सो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड का याद रखिएगा प्लस से माइनस, और डायपोल का माइनस से प्लस लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर B सही होगा, ये गलत मारा है। आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और होता है Q/A। तो ऊपर कूलम है और नीचे ऊपर चार्ज है तो कूलम, नीचे एरिया है तो मीटर स्क्वायर। सो कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, C सही मारा है, ये कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। आगे बढ़ते हैं। संधारित्र की धारिता बराबर होती है। तो देखो बाबू C = Q/V होता है, ठीक है, मार लो C = Q/V, संधारित्र की धारिता, यानी ऑप्शन नंबर A सही है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों का कुल आवेश का योग होता है। देखो यूँ तो हम लोग 0 नहीं बोलते, लेकिन जितना प्लस इस पे होता है उतना ही माइनस इस पे लिया जाता है। तो नेट चार्ज जो पूछोगे ना, सो नेट चार्ज यहाँ पे पूछ रहा है, सम ऑफ चार्जेज, दोनों का जोड़ पूछ रहा है, तो 0 बोल दो, यानी इनका सम ऑफ क्या हो जाएगा, 0। डन। अब देखो इस क्वेश्चन में अक्सर लड़के गलती करेंगे। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखो इसने गलती कर ही दिया है, और मुझे मालूम था कि मैक्सिमम लड़के गलती करेंगे। देखो अगर बोल दे, जैसे आप लोग
कूलम्स लॉ का जो डेफिनेशन लिखते हो उस डेफिनेशन में आपको क्या बताया जाता है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेज या बोथ द चार्जेज। ग्रेविटेशनल में बोथ द मासेज और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोथ द चार्जेज। तो हम लोग लिखते हैं क्या, हम लोग ये लिखते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड। और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट इसका आता है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम यही हुआ ना, आर स्क्वायर। तो 1/r² नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² बोलोगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² बोलोगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखोगे। मैक्सिमम लोगों की गलती हुई है, ये मैक्सिमम लड़के जो पढ़ के भी गए हैं ना वो गलती मार के आए हैं 1/r²। देखो अगर तुमने लिख दिया 1/r², F प्रोपोर्शनेट टू 1/r², तो इसको क्या बोलोगे तुम, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इस तरह से बोला था। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तुमसे बोल दिया है क्वेश्चन में, तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन में बोल दिया है तो ऑप्शन आपका सिर्फ और सिर्फ होगा r²। ठीक है, और डेफिनेशन में भी है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ध्यान से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर को दुगना कर दिया जाए तो इसकी संचित ऊर्जा होगी। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज डबल्ड देन इट्स स्टोर्ड एनर्जी विल बी। तो देखो 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि अगर प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो डबल कर दिया जाए। तो देखो हमारा फॉर्मूला होता है ½ CV²। तो U जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V² के। ठीक है, तो अगर V को डबल करोगे तो स्क्वायर है V का, तो 2V का स्क्वायर हो जाएगा। 2V का स्क्वायर मतलब 4V², 4 गुना बढ़ जाएगा। सो डायरेक्ट यहाँ पर देख लो, U डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2C, और V के जगह पर 2V का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4V²। सो U डैश इक्वल टू 4 और 1/CV² को लिख दोगे U, तो कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये कर दोगे U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², इसलिए 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, सो द ऑप्शन इज 4 गुनी, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। देखो बाबू क्या होता है, P = 2QL। दो एक नंबर है, कोई यूनिट नहीं होगा, Q का यूनिट होगा कूलम और लेंथ का होगा मीटर। सो कूलम इंटू मीटर, पहला वाला ऑप्शन सही है, कूलम मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज इंक्रीज देन इट्स कैपेसिटेंस। तो देखो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, C = 4πε0 × R। तो ये तो कांस्टेंट है, R बढ़ाओगे तो C बढ़ेगा, यानी अगर तुम रेडियस बढ़ा रहे हो तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, बढ़ जाएगा, इंक्रीजेज। ठीक है, इंक्रीजेज, C ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो C को अगर बढ़ाओगे तो R भी तुम्हारा बढ़ जाएगा। डन, आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट है तुम्हारा, मुक्त आकाश में विद्युत क्षेत्र E का ऊर्जा घनत्व है। तो देखो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, दोनों बता देता हूँ, दोनों आप लोग याद रखेंगे। मैग्नेटिज्म में होता है B²/2μ0। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी में होता है 1/2ε0 E का स्क्वायर, 1/2ε0 E का स्क्वायर। ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन है, और हम लोग इसको प्रूफ भी कराते हैं। बस जो ½ CV² प्रूफ करने के बाद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कर देते हैं तो आ जाता है। तो B²/2μ0 मैग्नेटिज्म में होता है, याद रखेंगे आप लोग, और 1/2ε0 E² होता है। देखो दोनों में है स्क्वायर, दोनों में है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर है। 1/2 भी दोनों में है। ε0 हमेशा ऊपर रहता है और μ0 हमेशा नीचे रहता है, दोनों का ये रिलेशन है। और इस तरह से दोनों का डायमेंशनल फार्मूला और दोनों का यूनिट भी सेम आएगा, क्योंकि दोनों एनर्जी डेंसिटी होता है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे, इससे नहीं निकालेंगे, लंबा जाता है, तो आप क्या करेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करके निकाल लेंगे। ऊपर लिखेंगे एनर्जी का mL2T-2 और वॉल्यूम का हो जाएगा L3, और इस तरह से mL-1T-2 हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला।
तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। ये भी पी वाई क्यू है। तो देखो क्या हो जाएगा, U होता है हाफ सी वी स्क्वायर, U दिया है 1 जूल, 1/2 C निकालना है, V स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 यानी 10 का पावर 4। ठीक है, 2 जाएगा इधर गुणा होकर 2, और 10 का पावर 4 बटे में आएगा तो 10 का पावर 4 और इज इक्वल टू C, और ऊपर जाएगा तो C इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर -4। ठीक है, ये आ गया। देख लो कैसे, U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर होगा और वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट, तो 100 का स्क्वायर करने पे 10 का पावर 4 हो जाएगा। ये जो दो है इसमें एक में जाके गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2, और 10 का पावर 4 इधर गुणा में इस साइड आएगा भाग में, तो 2/10⁴, और 10⁴ ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। सो C इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻4 फराड। दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड के संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो तुल्य धारिता होगी। तो देखो सीरीज में फॉर्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। आप इसे भी बना सकते हो, लेकिन एक शॉर्टकट रहता है वो मैं बता देता हूँ आपको। C इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है C1 C2/C1 प्लस C2। तो हो गया 2 इंटू 3 6, और बटे में 2 + 3 हो गया 5। 6 में 5 से भाग देने पर 1.2 फराड, सॉरी माइक्रोफराड है, माइक्रोफराड। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1.2 माइक्रोफराड। ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे सीरीज में 2 को जोड़ने के लिए, 1.2 माइक्रोफराड। सो द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण अधिकतम होता है जब कोण हो। द टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल इज, याद रखिएगा टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू 90 होता है। तो साइन 90 जब हो जाएगा ना तो टॉर्क मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉ इक्वल टू PE, क्योंकि साइन 90 1 होकर हट जाता है, तो मैक्सिमम तभी होगा जब एंगल 90 होगा। ठीक है, और 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग है। तो ये तो एकदम सीधा सीधा आपको याद रखना चाहिए, कई बार आपको पढ़ा दिया गया है। ये 6.25 × 10⁻18 होता है। कैसे, देखो N इक्वल टू Q/E इक्वल टू N है ना, Q इक्वल टू NE वाला फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर N इक्वल टू निकालना है, Q है 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -9 कूलम। ये कूलम से कूलम कट गया, 10 का पावर 19 जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 10 इंटू 10 का पावर 18 लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 का पावर 19 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, और बटे में 1.6 है ना, तो 1.6 में 10 से भाग देने पर आ जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, आ जाएगा क्या, 6.25 इंटू 10 का पावर 18। ठीक है, याद रखेंगे, ये स्टैंडर्ड चीज़ है। यही वैल्यू आता है जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होता है ना, किसी वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होता है, हर सेकेंड इतना ही इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा होता है। ये भी याद रखिएगा कि इफ़ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ दिया रहता है और पूछता है कि इसमें हर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, तो इतना ही नंबर आता है, याद रखिएगा ये बात भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27।
इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज बिकम्स 3 टाइम्स देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है KQ/R²। क्या बोल रहा है कि क्या हो जाए, डिस्टेंस को 3 टाइम करना है, तो E इक्वल टू हो जाएगा KQ, E डैश कर लेता हूँ, KQ R के जगह पे क्या हो जाएगा 3R², 3 टाइम करना है तो सो E डैश इक्वल टू हो जाएगा KQ अपॉन हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा R², यानी 9 गुना घट जाएगा, सो E अपॉन 9 हो जाएगा। KQ/R² को लिख देंगे E अब बटे में 9, तो क्या हो जाएगा E डैश इज इक्वल टू E/9, E/9 है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है 27 ना, E/9 सही ऑप्शन है, E/9। आगे बढ़ेंगे, E डैश इक्वल टू E/9 सही मारा गया है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इफ़ 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस देन द सिस्टम इज कॉल्ड। यानी 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेज को एक फिक्स दूरी पर रखा जाए तो उसको सिस्टम को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल। बिल्कुल सही मारा, ऊपर बताया भी मैं, -Q से +Q, सेंटर से L, दूसरी तरफ भी L, टोटल 2L, उसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इफ़ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पार्शियली इंसर्टेड इन कैपेसिटर देन कैपेसिटेंस। तो देखो डाइलेक्ट्रिक डाल देने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है के टाइम, और पार्शियली भी डालोगे तो भी बढ़ेगा, क्योंकि फार्मूला क्या है C इक्वल टू ε0 A/D, और जैसे ही कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हो के टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज। अब देखो आगे, इफ़ द पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट मूव्स। देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से माइनस इसका डायरेक्शन होता है, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। बोल रहा है प्लस चार्ज को रख दो, तो प्लस चार्ज किधर भागेगा, माइनस की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है, अलोंग द फील्ड जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। इन चार्जिंग बाय इंडक्शन द चार्ज बॉडी एंड इंड्यूस्ड चार्जेज आर। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि जैसे मान लो कि ये चार्जिंग बाय इंडक्शन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक न्यूट्रल बॉडी है, यहाँ पे पॉजिटिव लेके आए। पॉजिटिव क्या करता है कि पॉजिटिव को रिपेल कर देता है और निगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है। जब हम अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग से क्या होता है, माइनस वाला चला जाता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए, अपोजिट साइड के, ठीक है, अपोजिट, तो विपरीत चिन्ह के, है ना, ऑफ अपोजिट साइन आप यहाँ पे सही ऑप्शन मारेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है कूलम का नियम निम्नलिखित में से किस नियम के अनुरूप है। तो आपको मालूम है F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R², सिमिलर है F इक्वल टू G m1m2/R² के। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मैच करता है, ठीक है, उसी का अनुरूप है, सिमिलर है। आगे बढ़िए। एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में रखा गया इलेक्ट्रॉन अपने भार के बराबर विद्युत बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेज एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत बनवाया हूँ मैं, और NCERT का एग्जाम्पल भी है, +M करीब में भी बहुत सारा ऐसा बहुत बनवाया हूँ। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना तो उस पर एक फोर्स लग जाता है, और वो फोर्स लगता है F इक्वल टू QE, और Q के जगह पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और बोल रहा है कि उस पर फोर्स लगता है उसके वेट के बराबर, तो वेट होगा उसका mg, और ये हो गया E इंटू E। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना, तो E आ जाएगा नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू mg अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यही हो जाएगा ऑप्शन आपका, ठीक है। ऐसा बहुत क्वेश्चन बनवाया गया है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, mg अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, ये भी बहुत बार बनवाया गया है, NCERT में भी ऐसा क्वेश्चन था, बनवाया हूँ मैं, और M करीम में भी बनवाया हूँ मैं। एन इलेक्ट्रॉन मास दिया हुआ है उसका me, और एन ए प्रोटॉन उसका मास दिया हुआ mp, आर प्लेस्ड इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, ठीक है।
तो फोर्स तो दोनों पर सेम ही लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, तो दोनों पर फोर्स लगेगा E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो फोर्स अपॉन मास होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पूछ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा E बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे प्रोटॉन पे जो लगा, यहाँ पे लिखेंगे बटे में एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो इस पे जो लगा E और मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब ये जब पलट जाएगा ना, तो ये कट जाएगा और MP चला जाएगा ऊपर और ME आ जाएगा नीचे। सो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कहाँ होता है, ये पलट के जाएगा ना, तो ऐसे बन जाएगा बाबू, मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, क्योंकि फोर्स दोनों पर सेम लगेगा, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। तो ऑप्शन हो गया मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर जाएगा ना, तो ऑप्शन C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन हो जाएगा C, ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द इनक्लोज चार्ज इनसाइड ए गॉसियन सरफेस इज डबल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q डबल करोगे तो फ्लक्स डबल हो जाएगा, बात खत्म हो गई, डबल, ठीक है। इफ़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला है EA cos थीटा, तो EA cos थीटा, और थीटा बोल रहा है 0 है, तो cos 0, तो cos 0 1 हो जाता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा EA, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्युतशीलता का बीमीय सूत्र है, तो देखो विद्युतशीलता का निकाल लो, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला वही है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मैंने क्या किया है, देखो इधर एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है, ठीक है, और F को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है। अब हम लोग निकालेंगे, तो ऊपर 2 चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, चार्ज का होता है AT, और 2 चार्ज है तो A का पावर 2 T का पावर 2, और बटे में फोर्स का होता है MLT-2, और R स्क्वायर है यानी L2, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा M का पावर -1, ठीक है। और ये बेस सेम है तो पावर जोड़ देंगे, तो L का पावर 3, M का पावर -1, L का पावर 3, ऊपर जाएगा तो -3, तो M का पावर -1, L का पावर -3, और T का पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2, और पहले से +2 है, तो T का पावर 4 और A का पावर 2, B वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसको खाली सजा लेना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 39 में आपसे कह रहा है द सरफेस इन कंसीडर्ड फॉर गॉस लॉ इज़ कॉल्ड। तो गॉस लॉ के लिए जो सरफेस हम लोग कंसीडर करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस। क्वेश्चन नंबर 40, इफ़ ए होलो स्फेरिकल कंडक्टर बी चार्ज पॉजिटिवली देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी। देखो पोटेंशियल जो होता है ना चार्ज स्फीयर के या चार्ज कंडक्टर का, ये जो पोटेंशियल होता है ना, जितना सरफेस पे होता है उतना ही उसके अंदर होता है, यानी सेंटर पे होता है, तो ये पॉजिटिवली कांस्टेंट रहेगा, है ना। सो पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म, ये बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। देखो चार्ज कंडक्टर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे, तो ये बात याद रखिएगा, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म सही ऑप्शन होगा आपका। समांतर पार्टिका संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, तो देखो फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर बताया था कि एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, और अगर डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो K से गुणा हो जाता है ना। तो एरिया पर डिपेंड करता है, दोनों के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या दोनों के बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। मास पर डिपेंड नहीं करता, पार्टिका घनत्व भी डिपेंड नहीं करता, क्षेत्रफल दिया है ना, तो पार्टिका का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ प्लेट बिल्कुल इस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया बढ़ाओगे तो C बढ़ेगा। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज पॉसिबल। तो देख बाबू सीधे सीधे दिख रहा है कि और कुछ 1.6 से कट नहीं रहा है। अब सीधे सीधे मारो यहाँ पर N इक्वल टू Q/E। तो Q कितना दिया है 3.2 इंटू 10 का पावर -18, और बटे में इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर -19, है ना। तो देख बाबू 1.6 से ये 2 बार में कट जाएगा,
और -19 ऊपर जाएगा तो +19 और 18 माइनस में है, तो ये 18 निकलेगा तो -19 में से 18 निकल जाएगा तो 10 बच जाएगा, 2 × 10 20 हो जाएगा, यानी 20 एक इंटीजर है और यही पॉसिबल होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी। एक चालक गोले के अंदर विद्युत विभव केंद्र से पृष्ठ तक नियत रहता है। अभी मैंने जो पीछे बताया वही क्वेश्चन है। ठीक है, जितना सरफेस पे होता है उतना ही सेंटर पे होता है। रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम द सेंटर टू सरफेस, एकदम सही है ये। विद्युत वाहक बल का बीमीय सूत्र है, तो विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ना वो वोल्टेज ही है। तो लगा लो वोल्टेज का। भी क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो देखो ऊपर हो गया ml/2t-2, वर्क और एनर्जी का सेम होता है और नीचे AT। तो ये क्या हो गया? ml/2t⁻³ हो जाएगा और a⁻1 हो जाएगा। ml/2t⁻³ ml/2t⁻³ a⁻1। सो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर्स इन पैरेलल। तो देखो रेसिस्टर जो होता है ना पैरेलल में, वो फार्मूला होता है पैरेलल का रेसिस्टर का, कैपेसिटर का उल्टा होता है ये। कैपेसिटर में पैरेलल में हम लोग सीधा जोड़ते हैं C1 + C2 + C3, लेकिन रेसिस्टर में पैरेलल में फार्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 इस तरह से होता है। तो ये घट जाता है ना, पैरेलल में जोड़ने पे घट जाता है और सीरीज में R1 + R2 + R3 होता है तो बढ़ जाता है। तो पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसमें घट जाता है, डिक्रीजेस। ठीक है, उसके बाद देखो ये एकदम फुल टॉस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल इज। तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। ये आपको मैंने कब पढ़ाया था? जब कैपेसिटर पढ़ा रहा था, उसमें जो फार्मूला आया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो फार्मूला आया था ना, वहाँ पे आपको पढ़ाया गया था इनफाइनाइट होता है ये। ठीक है, उसके बाद 47, विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स। तो देखो पैरेलल में क्या होता है, ऐसे करके हम लोग जोड़े रहते हैं, इधर टर्मिनल B होता है और इधर टर्मिनल A होता है और इससे यहाँ बैटरी कनेक्ट रहता है ऐसा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जंक्शन से करंट बढ़ जाता है और वोल्टेज सेम रहता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम। तो सीधा लिख दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट बढ़ता है, और सीरीज में पोटेंशियल बढ़ जाता है और करंट सेम रहता है, याद रखिएगा। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तभी वैलिड होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 48 का आंसर हो जाएगा डी, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है। तो देखो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का कंडक्टेंस और रेसिस्टिविटी का कंडक्टिविटी, याद रखिएगा, कंडक्टेंस, है ना, जी से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसके द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? देखो इलेक्ट्रिक करंट नापने का एमीटर होता है और गैल्वेनोमीटर भी नापता है। गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे करंट को भी दिखा देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? एमीटर है, तो एमीटर के साथ जाओ, है ना। और पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर ये तो वोल्टेज नापते हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन रेसिस्टर को मेजर करता है। वोल्टमीटर जोड़ा जाता है, तो देखो एमीटर जोड़ा जाता है सीरीज में और वोल्टमीटर पैरेलल में, याद रखिएगा, वोल्टमीटर पैरेलल में जोड़ा जाता है। किसी चालक के पदार्थ के प्रतिरोधकता निर्भर करती है। देखो लंबाई वगैरह पर निर्भर और एरिया पर निर्भर नहीं करता, ये मटेरियल पर निर्भर करता है। ठीक है, मटेरियल पर। और दूसरा टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर्स में रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बढ़ता है, सेमीकंडक्टर्स में घटता है और एलॉयज़ पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो तापमान है ना, टेम्परेचर मारो, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है कि 53 100 वाट बल्ब 1 घंटे में ऊर्जा उपयोग करता है। तो देखो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। सो एनर्जी हो जाएगा पावर इनटू टाइम, है ना। अब देखो एनर्जी, पावर है तुम्हारा 100 वाट और टाइम है तुम्हारा 1 आवर, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 100 वाट आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 100 वाट आवर। ठीक है, सीधा। आगे बढ़िए, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग निम्न में से क्या ज्ञात करने में होता है? अभी ऊपर बताया अननोन रेसिस्टेंस को। 4 रेसिस्टर लगे रहते हैं, 3 पता रहता है, चौथे को बैलेंस करके हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए अपवाह वेग, यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस रेंज की होती है पूछ रहा है आपसे, है ना, किस ऑर्डर का होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, या इसी को हम लोग 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड भी कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ से देख लो क्या हो जाएगा इसको, अगर आप 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड याद रखिएगा, या 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, बी वाला ऑप्शन, है ना, बी वाला ऑप्शन। तो देखो इधर 0.1 और मिली का मतलब 10 का पावर -3, है ना। 0.1 को 10 बनाओगे तुम तो लिखोगे 1/10 इंटू 10 का पावर -3 मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिखोगे। और ये 10 जाके ऊपर क्या करेगा, माइनस बना देगा, यानी -4 मीटर पर सेकेंड। 10 का पावर -4 सही ऑप्शन है। तो आप दोनों याद रखेंगे, 10 का पावर -4 मीटर पर सेकेंड और 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 56, 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में यानी पैरेलल में जोड़ने पर क्या होगा। जो वहाँ सीरीज का फॉर्मूला होता है ना कैपेसिटर में, वही रेसिस्टर में पैरेलल का फॉर्मूला होता है। तो पैरेलल का फॉर्मूला 1/R है ना, 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह से। और 2 को जोड़ने के लिए हम लोग शॉर्टकट लगाते हैं। क्या शॉर्टकट है, R1 R2/R1 प्लस R2। तो देखो 2 और 3 है, उसी तरह वही आंसर आएगा। 2 × 3 6 और बटे में 2 + 3 5, तो 6/5 1.2 ओम, 1.2 ओम, ठीक है। तो 56 का आंसर होगा 1.2 ओम, ठीक है। तो जैसा वहाँ पे हम लोगों ने किया था ना सीरीज में 2 कैपेसिटर का पीछे, उसी तरह 2 रेसिस्टर का पैरेलल में होगा, फॉर्मूला उल्टा हो जाता है ना। उसके बाद बोल रहा है 1 एम्पियर किसके बराबर है, ऊपर ही बताया था 1 कूलम पर सेकेंड, है ना। ऊपर चार्ज होता है I = Q/T, समझ लो, है ना। ऊपर कूलम बटे में सेकेंड और इसी को हम लोग एम्पियर कहते हैं। डन, आगे बढ़ो। गैल्वेनोमीटर पता लगाता है, छोटे से छोटे करंट का पता लगा देता है, अभी ऊपर बताया मैंने। गैल्वेनोमीटर भी करंट नापता है, छोटे से छोटे करंट को, और एमीटर भी करंट नापता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन मेटालिक कंडक्टर्स चार्ज कैरियर आर। तो देखो कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होते हैं, है ना। लिक्विड्स में इलेक्ट्रोलाइट होता है और गैसेज में होता नहीं। लेकिन गैस का टेम्परेचर अगर गैस का प्रेशर अगर बहुत कम कर दें तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और वही चार्ज कैरियर बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, और लिक्विड्स में इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देख बाबू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यहाँ पर दिया है जूल, मार दो जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, कैलोरी भी होता है, किलोवाट आवर भी होता है, ये सब उसी का एनर्जी का ही यूनिट है, ठीक है। तो मार सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट है, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक तार में 7 वोल्ट विभवांतर पर 20 मिनट तक धारा प्रवाहित की जाती है, उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। ए करंट फ्लोज थ्रू ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 7 वोल्ट फॉर 20 मिनट्स, द हीट प्रोड्यूस। तो देख बाबू, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है H = I²RT, और I²R को हम लिख सकते हैं V²/R, पावर है ये, और इनटू में T। पावर का 3 फॉर्मूला याद रखिएगा। पावर का फॉर्मूला होता है VI या I²R या V²/R। तो यहाँ पर चूंकि वोल्टेज के फॉर्म में दिया है तो हमारा फॉर्मूला दूसरा लगेगा, सेकंड वाला। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, H = V²। तो वोल्टेज दिया है कितना, 7 वोल्ट, तो 7 का स्क्वायर करेंगे हम लोग 49 बटे में R। तो R दिया है 5 ओम और टाइम दिया है 20 मिनट। तो 20 मिनट को सेकंड बनाओ, 20 × 60 सेकंड, ठीक है। 5 से ये कटेगा 4 बार में, ठीक है। 5 से कितनी बार में कटा, 4 बार में कटा। तो हमारा हुआ H = 49 × 4 × 60। अब ये आएगा जूल में, तो हमको क्वेश्चन में पूछ दिया है कैलोरी में, तो जूल को कैलोरी बनाने के लिए 4.2 से तुम डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 49 × 4 × 60 और बटे में 4.2 तुम करोगे तो तुम्हारा ऑप्शन आ रहा है 2800 कैलोरी, ठीक है। तो ऑप्शन आ रहा है C 2800 कैलोरी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग।
ठीक है, नहीं तो यहाँ पे दिखाता मैं, स्क्रीन रिकॉर्ड है तो उतना फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 2800 कैलोरी, डन। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो देखो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो उल्टे हैं तो एक का यूनिट ऊपर रखोगे, रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर और उसका यूनिट होता है 1/ओम मीटर, और दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। ये कट गया तो एक बचा जो कि यूनिटलेस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग का कोड है, तो याद रखा बस बीबी रॉय। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, इसी पे आ जाएगा। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, किसका पूछा है? येलो का 4, येलो का 4 हो गया। 0 1 ऐसे 0 से लगाते हैं, 0 1 2, ऑरेंज का 3 और येलो का 4, ठीक है, हो गया। सो 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट, बीबी रॉय वाले से, ठीक है। आगे बढ़िए, तो 4 करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऊपर ही बताया था E = -dV/dr, है ना। तो अगर देखो मैग्नीट्यूड नहीं दिया हो, साइन के साथ नहीं दिया हो, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा बी वाला, क्योंकि यहाँ पे विथ साइन दिया है तो अप्रोप्रिएट आंसर यही होगा, E = -dV/dr। अगर ये ऑप्शन ना होता तो हम लोग इसको मार देते, E = dV/dr, मैग्नीट्यूड यही है और उसमें साइन के साथ दिया है, तो हम लोग का बेस्ट ऑप्शन होगा E = -dV/dr। उसके बाद ये तो एकदम हर साल रहता है, 1-2 साल में, जबकि किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ जाती है, लो रेसिस्टेंस है, ये बढ़ती है, इंक्रीजेज। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर V के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल समानुपाती होती है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन को जब V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करोगे ना तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी और वो काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होता है, देखो इधर ध्यान से डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 12 mv², और ये हो जाएगा इसके पोटेंशियल एनर्जी EV के बराबर। अब हमसे पूछा क्या है कि उसकी वेलोसिटी V से क्या रिलेशन होगा, है ना। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट V इज प्रोपोर्शनल टू, यानी V जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, है ना। तो ये पूछ रहा है आपसे, बस यहाँ पर क्या करना है, V निकाल लो। V निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 शिफ्ट होकर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा mv² = 2eV, है ना। और अब देखो इधर m जाएगा नीचे तो v² = हो जाएगा 2eV/m, और यहाँ से हटाओगे स्क्वायर तो इधर आके रूट बनेगा, है ना। एक ही जगह दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, v यहाँ पर देख रहे हो, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है √v के, है ना। यानी पूछ रहा है v पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ क्या रिलेशन होगा। तो देखो V = √2eV/m, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किससे, √v से। तो जो स्पीड वाला V है, देखो जो स्पीड वाला V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है √ पोटेंशियल डिफरेंस वाला V, ठीक है। सो √v, B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। जूल का उष्मा नियम है, अभी आपको बताया, H = I² RT या V²/R × T, ये ठीक है। अपवाह वेग वेलोसिटी का मात्रक है। देख बाबू, कोई भी वेग है, वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का क्या रहेगा, मीटर/सेकंड। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध, देखो आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 ही होना चाहिए, ठीक है। आदर्श सेल मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस खुद कुछ वोल्टेज खा जाता है, तो अगर इंटरनल रेसिस्टेंस उसका कुछ भी वोल्टेज ख़राब नहीं करेगा तो उसको हम लोग आदर्श कहेंगे, यानी जब उसका रेसिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध जो इंटरनल रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा तो उसको आदर्श मानेंगे हम लोग, ठीक है। ये सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। वान डी ग्राफ जनरेटर में खोखला धात्विक गोला उपयोग किया जाता है क्योंकि द होलो मेटेलिक स्फीयर इन ए वान डी ग्राफ जनरेटर इज यूज्ड बिकॉज चार्ज रिमेन्स ऑन आउटर सरफेस। बिल्कुल सही बात है, पहला ही, चार्ज रिमेन्स इनसाइड, इनसाइड तो नहीं रहता है, चार्ज सरफेस पे आ जाता है, ये डिक्रीजेज, ये पहला ऑप्शन सही है ना। चार्ज रिमेन्स ऑन आउटर सरफेस।
किसी भी मेटल स्फीयर को हम लोग चार्ज देते हैं ना तो उसके आउटर सरफेस पे आ जाता है। बाकी जो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अब इसमें नहीं है, दूसरे फाइल में शॉर्ट लॉन्ग सब के सब आ रहा है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा गया था, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर लॉन्ग में ही दिया है, वो क्वेश्चन नंबर 24 है। बोल रहा है क्या कि 2 पॉजिटिव आयंस हैं, यानी 2 चार्जेज हैं और उन पे दोनों पे सेम चार्ज है, उनके बीच एक रिपल्सन का फोर्स लग रहा है 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन का, और उनके बीच का डिस्टेंस है 5 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों आयंस में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कितनी होगी, कमी कितनी होगी। तो देखो हमसे पूछा है, पहले तो निकाल लो कि दोनों चार्जेस कितने हैं। दोनों चार्जेस सेम है तो फॉर्मूला हमारा लगेगा F = K, Q1 Q2 है, दोनों चार्ज सेम है तो हो जाएगा Q²/R²। अब हमको Q निकालना है तो हो जाएगा FR²/K = Q, और स्क्वायर हटाएंगे Q से तो इधर रूट बन जाएगा, है ना। सो Q निकाल लो यहाँ से। F का वैल्यू दिया हुआ है 3.7 × 10⁻⁹ R² 5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, देखिएगा 5 एंगस्ट्रॉम मतलब 5 × 10⁻⁻10, और स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हुआ 25, और 10 का पावर -10 का स्क्वायर हुआ 10 का पावर -20, ठीक है, -20। समझिएगा आप लोग, थोड़ा सा दिक्कत है लिखने में। बटे में K का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, और ये रूट के अंदर, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आ रहा है सॉल्व करने पर, इन सब को सॉल्व करने पे आ रहा है Q का वैल्यू निकल के आ रहा है 3.2 × 10⁻⁻19, इतना आ रहा है, ठीक है। 10⁻⁻19 है ना। (10⁻⁻19), ठीक है। ये आंसर नहीं हुआ आपका, ये सिर्फ ये बता रहा है कि इतना चार्ज है। अब आप लगा देंगे यहाँ पर Q = NE, पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहाँ से N निकालिएगा ना तो आपका आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। Q है कितना, देख लो, ये Q का वैल्यू रखना, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हो। तो 3.2 × 10⁻⁻19 में 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग लगाओगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है हर आयन में, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ 5 नंबर का। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। दिस वाज इन वेरी मच डिटेल्स। सो एक छोटे छोटे पॉइंट्स को भी मैंने कवर किया है, और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। दिस इज़ वेरी मच यूज़फुल। लेकिन क्वेश्चंस वही थे जो मेरे क्लास में पढ़ा है लड़का, उसको तो दिक्कत ही नहीं होगी, वो सोच रहा होगा कौन सा बनाएं और कौन सा छोड़ें। और एक खुशखबरी आप लोगों के लिए कि बहुत जल्द हम लोग सितंबर-अक्टूबर में एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो बढ़िया तरवारा वगैरह पढ़ने वाले लड़के, जिनको फिजिक्स के नाम पर पी भी पता नहीं रहता है और साल निकल जाता है, वैसे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं उसको, और 100% क्वेश्चन उसके अंदर से ही रहेगा। जो 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस बार एक बार हम लोग फिर से दिखाएंगे, और क्रैश कोर्स शुरू होगा तो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, और ऑनलाइन रहेगा, पेड बैच रहेगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू।